of earth at 1 atm pressure, a balloon filled with H2 gas occupy this. तो स्टार्टिंग में क्या है, उसका जो प्रेशर है वो 1 atm प्रेशर है, और जो उसमें जो वॉल्यूम फिल हुआ है वो 500 ml हुआ है ना. दिस वॉल्यूम इज फिफ्थ बाई सिक्स ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. मतलब वॉल्यूम की जितनी कैपेसिटी उसका 5 by 6 पार्ट ही हमें फिल किया है. द balloon is left in air, the starting is it start rising, the height above which the balloon will burst. अब देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा मेरा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. हम लोग जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, तो वॉल्यूम यस क्या सर। हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. और वॉल्यूम कब जाके फटेगा, और सॉरी बलून कब जाके फटेगा, जब उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाए, 600 ml के. क्योंकि उसकी कैपेसिटी का 5 by 6 पार्ट ही फिल है, मतलब उसकी कैपेसिटी 600 ml हुई होगी. बोलो. हाँ सर। यस सर। ठीक है. If temperature at atmosphere remains constant and the pressure decreases 1 mm for every 10 centimeter rise, मतलब प्रेशर क्या है 1 mm कम होता है हर 10 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर. तो देखो सोचो पहले प्रेशर कितना था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना. एमएम में ही ले लूंगा ना, एमएम में रखो क्योंकि एमएम में ही हमें पता लगाना. पहले प्रेशर कितना था 760 mm ऑफ एच जी. अब प्रेशर कितना हुआ पता नहीं, तो हम देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं. क्यों, क्योंकि पहले मोल्स बाद में मोल्स कांस्टेंट है. बलून फटेगा तो क्या हुआ, फटने से जस्ट पहले तो मोल्स कांस्टेंट रहे होंगे ना, ऊपर जाने पर बस बलून फैल ही तो रहा है, बाकी टेम्परेचर कांस्टेंट है उसने बोला है. तो पहले प्रेशर 760, वॉल्यूम 500 ml, बाद में प्रेशर P2 पता नहीं, बाद में प्रेशर P2 पता नहीं, कितना प्रेशर कम हुआ होगा, वॉल्यूम कितना है 600 ml. तो बाद में प्रेशर कितना आया है, इतना प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ ये कैलकुलेट करो. 760 का 5 by 6 मतलब 633.33 mm, है ना. तो प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना हुआ, समझ आ रही है क्या बात जो मैंने लिखा है. हाँ सर। प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ है 126.67 mm. अब देखो क्वेश्चन को समझो, इसने बोला है कि जब 1 mm प्रेशर कम होता है फॉर डिक्रीज इन 1 mm, तो हम 10 सेंटीमीटर हाइट पर जाते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर हाइट पर जा रहे हैं, 100 सेंटीमीटर ऊपर गए तो प्रेशर 1 mm से कम हुआ. अब प्रेशर 126.66 mm से कम हुआ तो कितना हाइट ऊपर चले गए, इतना हाइट ऊपर चले गए. समझ आती है बात. हाँ सर. 1 mm प्रेशर कम होने का मतलब 100 सेंटीमीटर ऊपर चले गए. तो यहाँ से कितना हाइट ऊपर गए, हम गए 126.67 सेंटीमीटर. हमें पूछा क्या है कितना मीटर, मीटर में पूछा है तो 126.67 मीटर. आ गया आंसर. हाँ सर। ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट है, 4 में भी था क्या डाउट, यस, थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ सारे डाउट है. फोर्थ में क्या है, a vessel of volume 5 liter, a vessel of volume 5 liter contain 1.4 gram of nitrogen at this temperature. तो वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है इतना केल्विन. प्रेशर ऑफ द गैस if 30% of molecules are dissociated into atoms. ठीक है. तो देखो पहले 1.4 ग्राम N2 था, 30% मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इनटू एटम्स, तो इसके मोल कितने होंगे, मोल निकालो. मोल आएंगे 1 पॉइंट इतना, है ना. इस वैल्यू का अभी के लिए x एज्यूम कर लो, है ना. अब देखो N2 से किस में जा रहे हैं मोल्स, 2N में जा रहे हैं. पहले x मोल थे, x का वैल्यू मुझे पता है. अब x में से कितने परसेंट जा रहे हैं, 30%, ठीक। मतलब x में से 0.3x कम हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बना मोल, 0.7. 0.6 0.7 कौन सी मैथमेटिक्स है. अरे 0.3x कम हुआ तो इधर 0.6x से तो बनेगा. अगर इसका x मोल रिएक्ट करता है तो इसका 2x मोल बनता है. 0.3x मोल कम हुआ तो इधर तो 0.6x मोल ही तो बनेगा. ये बात समझ हाँ नहीं सर. आई. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. तो यहाँ से देखो ये कितना बचा, ये बचा 0.7x, ये बना पॉइंट ये. तो नाउ
मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स कितने हो गए 1.3x। देखो गैस कौन सी उससे मतलब नहीं है, बात ये कि गैस के मोल कितने, गैस के मोल्स बड़े हैं, गैस के मोल्स बड़े हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करें क्या है इसमें, मतलब हमने करना क्या है, पूछा क्या है हमसे, प्रेशर। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ। प्रेशर कितना है पता नहीं, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, मोल्स कितना है 1.3x, x का वैल्यू 1.4 डिवाइडेड बाय 28, r का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 1800। सॉल्व कर लेना, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, two vessel equal volume at pressure P1, temperature T1 are connected to each other with narrow tube. If the temperature of one is maintained at T1, अरे क्या दिक्कत है इसमें यार, क्या डाउट क्या है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, जिसका डाउट है वो बताओ क्या दिक्कत है। बोलो बोलो बोलो, टाइम नहीं है इतना सोचने का, डाउट है तो हाँ करो, नहीं है तो फिर ना करो। देखो इसमें क्या बोला है, दो वैसल ए और बी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो रहे, जिसका भी डाउट है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, अच्छे से सॉल्व करना शुरू करो। दोनों का वॉल्यूम वी और वी है, कंटेनिंग एयर प्रेशर P1, P1 प्रेशर पर हमने इसको रखा हुआ है, ऐसा ही बोला है क्या, P1 ही प्रेशर है दोनों टाइम पे। ठीक है, एंड टेम्परेचर T1 आर कनेक्टेड, T1 आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इफ द टेम्परेचर ऑफ वन इज मेंटेन्ड, T1 और दूसरे का टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, क्योंकि इसने बोला है T2 छोटा है T1 से, तो इसको तो T1 पर मेंटेन रखते हैं और इसको कहीं आइस में ले जाकर रख दिया ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। अब टेम्परेचर इसका फाइनल T2 हो गया है, तो प्रेशर भी कुछ अलग हुआ होगा, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा। फंडा क्या है, इनिशियल मोल्स इक्वल टू फाइनल मोल्स, यही करना होता है। इनिशियल मोल कितने, P1V अपॉन आर T1 प्लस P1V अपॉन आर T1, यही इनिशियल मोल थे, बोलो। हाँ सर। फाइनल मोल क्या है, फाइनल प्रेशर दोनों में इक्वल हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो P फाइनल बाई V अपॉन आर T1 और दूसरे में P फाइनल V अपॉन आर T2, दूसरे में टेम्परेचर अब T2 हो गया है। सॉल्व करो, देखो V बाय आर, V बाय आर, V बाय आर कैंसिल, तो 2P1 अपॉन T1 इक्वल टू P फाइनल 1 अपॉन T1, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, T1 प्लस T2, T1 से T1 कैंसिल हो गया, P फाइनल कितना आ गया 2P1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, दिया है, सिंपल है, मोल्स इनिशियल फाइनल मोल्स इक्वेट करने, उसके बाद तो मैथमेटिक्स लगाइए और कुछ भी नहीं। इसका डाउट है उसको क्लियर हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 और 15, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 8 में बोला है 1 liter of gases mixture of two different gases in 311 second diffuses in this time, तो दोनों का टाइम दे रखा, while 2 liter of oxygen takes 20 minutes, मतलब 20 मिनट्स का मतलब इतना सेकंड हो गया। वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग दिस एंड दिस, अच्छा तो देखो रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ O2, वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आउट बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 आउट बाय टाइम टेकन। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर तो है 1 लीटर, टाइम टेकन कितना है 311 सेकेंड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस आउट इज 2 लीटर, टाइम टेकन है 1200 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया रेट का रेशो, तो इसको हम लोग लिखेंगे आर मिक्सचर अपॉन आर O2, तो ये कितना आएगा 600 अपॉन 311, बोलो यही आएगा, हाँ सर। इज इक्वल हाँ टू सर। रूट में MO2 अपॉन M मिक्सचर लिख सकते हैं। हाँ हाँ सर। सर। बाकी सारी चीजें सेम है, ऐसा ठीक है, बाकी दिया नहीं तो हम यही मानेंगे, इनिशियल वो सब ठीक। अब मोल्स ऑफ ये MO2 तो 32 है, M मिक्सचर यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2, कर लोगे यहाँ से। हाँ सर। हाँ सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है। इसके बाद 15 में क्या बोला है? 15 में बोला है मिक्सचर ऑफ मीथेन, प्रोपेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन 36.5 प्रोपेन बाय वॉल्यूम। ठीक है, if its 200 ml are burned in O2 then the volume of CO2 form। ठीक है, तो देखो हमारे को क्या बोला है, हमारे पास क्या है, मीथेन है CH4, प्रोपेन क्या होता है C3H8 और कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। सभी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे बर्न किया तो हमें क्या मिला, CO2 के बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा यही पूछा है बस। तो इधर CO2 बनेगा, इधर 3CO2 बनेगा, इधर CO2 बनेगा, बस ऐसा। और मिक्सचर टोटल है 200 ml का। उस 200 ml में से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, 200 ml में से जो प्रोपेन है वो कितना है 36.5%। तो 36.5% कितना होगा 200 का? (73 ml क्या है उसमें प्रोपेन है, ये मैंने पता लगा लिया कितना इसका 36.5%, मतलब प्रोपेन कितना है 73 ml। अब जो बचा हुआ है, मतलब 200 में से बचा हुआ कितना बचा 127। 127। तो मान लीजिए 127 में से x ये है और 127 माइनस x ये है, ये हमने पता लगा लिया। अब देखो इसके x से ये कितना बनेगा x, इसके 73 ml से ये कितना बनेगा 3 इंटू 73, और इसके 127 माइनस x से ये कितना बनेगा 127 माइनस x। पूछा है वॉल्यूम ऑफ टोटल CO2 फॉर्म्ड, तो कितना बना x प्लस 3 इंटू 73 कितना हो जाएगा 9219 प्लस 127 माइनस x, ये सम हुआ, सम करोगे तो आएगा 9 प्लस दिस 6 4 3। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। चलिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोलो। ये सिर्फ आइडियल गैस ही ऐसा शीट है जिसमें मैं एक्सरसाइज मिस कर रहा हूँ, बाकी और किसी में नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पुनः ही बताया था हमारे प्लानर में नहीं है, इसलिए बाकी में हम पूरा शीट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोले सर 13 वाला। 13 और 14 भी। 14 और बोलिए थर्ड। और कोई डाउट? टोटल क्वेश्चन है कितने 14 ही है, इतना ही डाउट है बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है a open end mercury manometer is used to measure the pressure exerted by a trapped gas as shown in the figure. Initial manometer show no difference in mercury level in both column। ठीक है, इनिशियली कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? इनिशियली मरकरी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका क्या मतलब है? बोलो। दोनों इसमें तरफ गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियली गैस से फिल्ड है बट फिर भी मैनोमीटर ओपन एंड है और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है प्रेशर में, तो हम बोलेंगे जो गैस PA है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, मतलब 1 atm, ऐसा बोल सकता हूं मैं? हाँ सर। ठीक है। अब बोला है आफ्टर स्पार्किंग एयर डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ए मेरा ब्रेक हो जाता है किसमें, ये सब बना लेता है, और ए का प्रेशर स्टार्टिंग में 1 atm था। इफ प्रेशर ऑफ ए गैस डिक्रीज टू 9 atm, डिक्रीज टू 9 atm का मतलब क्या है कि डिक्रीज होकर 9 atm हो जाता है, तो 9 atm होने के लिए ए में से कितना डिसोसिएट करना पड़ेगा 0.9 करने के लिए?
बोलो। डिक्रीज टू 0.9 atm, तो इनमें से कितना मैं ब्रेक करूँ कि उसका प्रेशर अब 0.9 हो जाए? बताओ भाई। किसका डाउट है ये? सर नेहा का। हाँ बताओ, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसने बोला है कि गैस का प्रेशर 0.9 atm हो जाता है ये गैस का, तो ए में से कितना प्रेशर मुझे कम करना पड़ेगा कि उसका प्रेशर अब 0.9 atm हो जाए? 0.1। 0 में से 0.1 में से 0.1 ब्रेक कर दिया। अगर इसमें से 0.1 कम हुआ है तो बी और सी कितना कितना फॉर्म होगा? ए अगर 0.1 कम हुआ है तो बी और सी कितना फॉर्म होगा? 0.1 और 0.3। नाउ टोटल प्रेशर अब कितना हो गया है? 1.3 atm। ठीक है, 1.3 atm का मतलब सेंटीमीटर ऑफ एचजी में भी पता लगा लो। 1.3 atm का मतलब कितना सेंटीमीटर ऑफ एचजी है? 98.8। ठीक है, 98.8 हो गया है अब प्रेशर। तो एक्स्ट्रा कितना प्रेशर डेवलप किया मेरी गैस ने? प्रेशर चेंज, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना डेवलप हुआ? (22.8 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। मतलब अब जब गैस में स्पार्किंग होगी तो यहाँ पर ये जो कॉलम हो वो कितना ऊपर उठ जाएगा? आफ्टर स्पार्किंग 22.8 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। आफ्टर स्पार्किंग नए गैस के मोल्स बनेंगे और नए गैस के मोल्स बनने की वजह से कॉलम ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इधर से प्रेशर ज्यादा हो गया है। अब एक एक ऑप्शन चेक कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13। वो 98.8 क्या है? क्या बोल रहा है? प्रेशर है सेंटीमीटर ऑफ एचजी में। ठीक है। A hypothetical gaseous element having molecular formula mx is completely changed to the another gaseous allotrope having molecular formula my। पहले mx था, कोई allotrope my में चेंज हो गया at some pressure 3 and temperature 310 Kelvin. In this act, volume of gas is contracted by 12 ml to a volume of 8 ml। 12 ml से वॉल्यूम डिक्रीज ओवर कितना हो गया है? 8 ml, ऐसा इसने बोला है। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो हमारा हो क्या रहा है, mx my में जा रहा है, तो बैलेंस कर दिया तो ऐसा होगा। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसको और ऐसा लिख देते हैं बैलेंस करके। ठीक है, अब देखो जब इसका वॉल्यूम 12 ml था तो इसने बोला ना 12 ml से डिक्रीज होकर अब वॉल्यूम 8 ml हो गया। मतलब 12 ml से कितना बनता है? 8 ml बनता है। यही मतलब है इसका कि अगर इसका 12 ml रिएक्ट करेगा तो इसका 8 ml बनेगा। यस सर। तो 1 ml से कितना बनेगा? 8/12 ml, मतलब 2/3। ऐसा हम लोग कुछ तो दिक्कत आ रही है हमारे को करने में, क्योंकि इससे तो आंसर नहीं आएगा। हमने लैंग्वेज सही नहीं समझा क्वेश्चन का शायद। इन दिस एक्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 12 ml। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा हमने रॉन्ग समझ लिया क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ गैस इज तो कॉन्ट्रैक्टेड बाय, इनिशियली आपको कुछ ए या कुछ लेना पड़ेगा और फिर इनिशियली 8 ए नहीं इक्वल लेना टू पड़ेगा, माइनस इनिशियली 20 हो जाएगा। ऐसा 20 इनिशियली 20 ml लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 12 ml और अब हो गया 8 ml। अभी समझ आई कहानी? तो 1 ml से 8/20 ml बनता है, मतलब 2/5 ml बन रहा है 1 ml से। और इससे हम लोग देखें तो ये 1 ml से कितना बना रहा है? x/y ml। बोलो। हाँ सर।
मतलब एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2/5, मतलब एक एलोट्रोप M2 होगा, एक एलोट्रोप M5 होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग N2 और M5 हमारे आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13 Yes, के sir. बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या बोला है? 100 ml मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, CO एंड CO2 का मिक्सचर है 100 ml का, is passed through a tube containing red hot charcoal, मतलब कार्बन है सिंपल। The volume of now becomes this, the volume are measured under the same temperature condition among this। ठीक है, मुझे बताओ जो चारकोल होता है वो कार्बन होता है, उसका काम क्या होता है? सर क्या वो करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। यस, जो चारकोल होता है एक्चुअल में वो क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटलर्जी में देखते हैं हम लोग। तो इसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसके साथ 2CO बना लेगा, मतलब ये पूरा खत्म हो गया, क्या बना? 2XMl। ठीक है, और ये तो एज इट इज है ही। अब इसके आगे क्या बोला है? जो नया वॉल्यूम है वो 160 ml है, मतलब नया वॉल्यूम कितना है? 100 माइनस एक्स प्लस 2x। 100 माइनस एक्स ये रहा, 2x ये रहा। ठीक है, तो वो 160 ml के इक्वल है। तो ओवरऑल जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 ml। मतलब जो CO था वो था 100 माइनस एक्स मतलब 40 ml, और जो CO2 था वो 100 ml मतलब 60 ml। अब ऑप्शंस देख लो, सारे ऑप्शंस देख लो, आ जाएगा आंसर। बोलिए। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करके लेके आए, बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग इस शीट में। फिर इसके बाद हम लोग रियल गैसेस का शीट डिस्कस करेंगे, वो हो जाने के बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग की शीट पे आएंगे, वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग पहले लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? रेजोनेंस। सर। मैंने रेजोनेंस के बारे में तुम्हें पढ़ाया था, ऑर्गेनिक में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कंडीशंस बताई थी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर सम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा था, फिर एक दो एग्जांपल्स देखे हमने। उसके बाद साइन देखा था, एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन इंपॉर्टेंट है, साइन हमें पता होने चाहिए। फिर हमने वीबीटी के कुछ पॉस्टुलेट्स देखे थे, उसमें ये ओवरलैपिंग कोएक्सियल या हेड ऑन और एक साइडवेज या फिर कोलैटरल, उसमें कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड बन सकते हैं उनकी कंडीशंस के ऊपर बात करी थी। डेल्टा बॉन्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था, फिर एक दो नोट डाल के एक दो पॉइंट सीखे। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। तो अब हम लोग, हमारा केमिकल बॉन्डिंग 1 तो हो गया है खत्म, है ना। अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 2 में स्टार्ट करते हैं नया चीज, जिसको बोलेंगे हम लोग ये पॉस्टुलेट्स। मैं बता देता हूँ, पहले लिख इधर देख लेते हैं पॉस्टुलेट क्या है ये। सर किसके? अभी रुको रुको, बता रहे हैं, इतना क्या जल्दी है तुम्हें? किसके उसके सब बता देंगे। सारे आ गए ना, टोटल 7 पॉस्टुलेट लिखवाने थे मेरे को। ठीक है, नीचे, हाँ ठीक है। अब देखो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 2 में नया स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्या? VSEPR-T, क्या फुल फॉर्म है इसका? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये हमारा VSEPR-T है, या फिर VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं हम लोग इसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हर थ्योरी के कुछ ना कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। पॉस्टुलेट्स तुम्हें क्लियरली विजिबल है?
यस सर। हाँ सर। ठीक है, पॉस्टुलेट या अजम्पशन हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अजम्पशन की। फर्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज यूज्ड टू गिव शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। इस थ्योरी की हेल्प से हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। किस पर डिपेंड करेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ब्रैकेट में लिखा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स बना रहे हैं वो तो बॉन्ड पेयर होंगे, और जो नहीं होते हैं वो लोन पेयर होते हैं। प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो वैलेंस शेल में या तो बॉन्ड पेयर हो सकते हैं या लोन पेयर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड Yes, पॉइंट sir. में क्या बोला है? वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एन एटम, various electron pair on an atom repel each other and orient themselves as far as each other। हम बोलते हैं कि हमारी शेप जो होती है वो इस तरह से डिसाइड होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर से, लाइक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपने आप को एक इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से वो अरेंज हो गए, ऐसा नहीं होता। या फिर ज्योमेट्री या शेप को सिमेट्री में रखने के लिए वो अरेंज हो गए, नहीं, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम से मिनिमम हो। रिपल्शन को मिनिमाइज करना उनका एम होता है, उस अकॉर्डिंग ही हमारी शेप या ज्योमेट्री डिसाइड होगी। अब रिपल्शन कैसे होता है, रिपल्शन हम लोग किस तरह से माने, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये तुमने पढ़ा भी होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर पढ़ा है तुमने ऐसा? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अगर हम बॉन्ड पेयर में भी बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। वो मैंने लिखा है नीचे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन में सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रिपेल करते हैं, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? हाँ सर। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दे स्लाइटली चेंज बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। हम बोल रहे हैं कि कभी भी पाई बॉन्ड से हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप अफेक्ट नहीं होगी। हमेशा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर या लोन पेयर ही डिसाइड करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो तुम बोलोगे कि सर बॉन्ड पेयर में तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड भी आ गए और सिग्मा बॉन्ड भी आ गए, क्योंकि पाई बॉन्ड में भी तो बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड में भी बॉन्ड पेयर है, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया है ये कि सिर्फ पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करते हैं हमारी ज्योमेट्री को, वो सिर्फ बॉन्ड लेंथ को चेंज कर सकते हैं। मतलब पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 6 पॉइंट में अलग से लिखा है। 6 पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज लार्जली डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर में भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा ना स्टेरिक नंबर में हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ही तो काउंट करते हैं, कभी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। बोलो। यस सर। पाई बॉन्ड क्यों नहीं अफेक्ट करता? क्योंकि वो बन तो रहा है ना पाई बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना पाई बॉन्ड। हाँ, क्या बोल रहे हो? पाई बॉन्ड क्यों नहीं अफेक्ट करता है? पाई बॉन्ड इसलिए अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि कभी भी कोई भी ओवरलैपिंग होती है तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जब पहले बन गया है तो हमारी ज्योमेट्री ऑलरेडी डिसाइड हो गई है, तो पाई बॉन्ड ज्योमेट्री के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। 7 पॉइंट मैंने लिखा है, ईच हाइब्रिडाइजेशन इज एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक ज्योमेट्री। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हर हाइब्रिडाइजेशन की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, लाइक sp के लिए लीनियर, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पता है इतना? हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेरिक नंबर के बारे में। हाँ बोलिए सर। वो 4th पॉइंट में ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ रिपेल करेगा? ट्रिपल बॉन्ड किसी के साथ भी रिपेल कर सकता है। अभी देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं तब उसमें देख लेना। बॉन्ड पेयर मतलब मैंने तो ये बताया है, जैसे मान लो कई बार ऐसा आ जाए
कि एक बार ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, एक बार सिंगल बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर आपने तो बताया था बॉन्ड पेयर बोल्ट पेयर में रिपल्शन बराबर होता है, बट यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करें? तो हम बोलेंगे इसमें ज्यादा रिपल्शन है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेरिक नंबर के बारे में, है ना। स्टेरिक नंबर क्या होता है? एसएन से रिप्रेजेंट करूंगा। सुना है कभी स्टेरिक नंबर के बारे में? हाँ सर। स्टेरिक नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सिर्फ सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर काउंट करने, ऐसा नहीं सभी को काउंट करके बैठ जाओ। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, और करके लिख रहा हूं, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, क्लियर है इतना? पता ही होगा तुम्हें ये सब बातें तो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, स्टेरिक नंबर होता क्या है? स्टेरिक नंबर मतलब हम लोग ने एक टर्म ऐसे डिफाइन करते कि स्टेरिक नंबर के बिहाफ पे हम लोग अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ऐसा कुछ बहुत, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। चलिए अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, इधर तो लिख रहे हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है, इधर लिख रहे हैं ज्योमेट्री और इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप में, है ना। हम यहाँ पे तो लिख रहे हैं स्टेरिक नंबर, यहाँ पर लिख रहे हैं ज्योमेट्री, यहाँ पर लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर हम कितना पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताते जाओ मुझे, स्टेरिक नंबर 2 हुआ तो ज्योमेट्री क्या होगी? एसपी। SP अब ज्योमेट्री की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की हाँ बात। लीनियर। लीनियर रहेगा। ट्राइगुलर, प्लेनर। प्लेनर। 4 के लिए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। 5 के लिए ट्रायंगल डायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीबीपी भी बोलते हैं ना। 6 के लिए बाय पिरामिड। ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऐसे ही ये होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, या फिर इसको हम बोलते हैं पीबीपी, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन, इनसे एसोसिएटेड हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। किसी के मन में ऐसा विचार तो नहीं आ रहा है कि सर sp4 क्यों नहीं हुआ? नहीं सर। अच्छी बात है, आने भी नहीं चाहिए। चलिए अब देखो, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर 1 बाय 1 एक एक स्टेरिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने लिया NH3, तो NH3 का स्ट्रक्चर तुम सभी को पता होगा, ऐसा होता है ना। अब मैं तुमसे इनमें पूछूं एक दो बातें, है ना, मुझे बताने। स्टेरिक नंबर में पूछूं तो कितना बोलोगे? 4। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, मतलब 4। सिग्मा बॉन्ड 3 है, 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज वही काउंट करने जो सेंट्रल एटम फॉर्म बना रहा है, वही वाले, या फिर 3 बॉन्डेड एटम भी बोल सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो पिरामिडल। टेट्राहेड्रल। अगर मैं शेप की बात करूं तो फिर पिरामिडल। ट्रायंगल। ट्रायगोनल पिरामिडल। अरे प्लेनर कहाँ से आ गया? हाँ पिरामिडल। हाँ कहाँ? पिरामिडल।
तो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसीलिए लिखवाया है ताकि मैं तुम्हें ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस बता सकूं, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो जो पॉइंट नंबर 7 है उसको ध्यान से सुनो, मैंने लिखा है ईच हाइब्रिडाइजेशन इज एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक ज्योमेट्री नॉट शेप। शेप नहीं लिखा है, ज्योमेट्री लिखा है। ज्योमेट्री फिक्स्ड हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स मतलब ज्योमेट्री फिक्स। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तभी ज्योमेट्री चेंज होगी। और शेप को तो डिसाइड करते रहेंगे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। लाइक जैसे मान लो मैंने H2O लिखा, तो H2O क्या होता है, H2O में एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दो, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब H2O में अगर मैं देखूं तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 मतलब 4। अगर इसमें मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा ही। और अगर मैं इसमें ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में बोलूंगा फिक्स हो गई है, ज्योमेट्री फिक्स हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और शेप में बोलूंगा तो क्या बोलोगे, बेंड शेप, बेंट शेप बोल सकते हैं या फिर वी शेप बोल सकते हैं ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जब लोन पेयर आ जाता है एक्स्ट्रा तब हमारी शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्रिएट होता है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, क्या कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको बोल दिया, कभी कभी होता है, मतलब हमेशा तो नहीं होगा पर कभी कभी ऐसा होगा, तो उस टाइम पर हमें ये सोचना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछ लेते हैं, ज्योमेट्री क्या है, और 4 ऑप्शन शेप वाले दे देते हैं, तो उसमें हमें शेप को ही टिक करना पड़ेगा। बाकी तो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, मोस्टली केसेस में हमेशा ये देखोगे तुम, हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री फिक्स हो गई है, शेप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर डिसाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर है। यस सर। चलिए अब हम लोग है ना एक एक करके सारे स्टेरिक नंबर को फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास स्टेरिक नंबर 2। अब स्टेरिक नंबर 2 में मैं केस कैसे बनाऊंगा, ब्रैकेट में केस में ऐसे बनाऊंगा 2 + 0 करके। 2 + 0 मतलब पहले किसको लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स को, और सिग्मा सेकंड बॉन्ड, में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ लोन पेयर को, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो देखो स्टेरिक नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बन सकता है, एंड दैट इज 2 + 0। 1 + 1 वाला केस हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 + 1 तो कुछ होता ही नहीं ना, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ऐसा कोई तुम्हें दिखेगा भी नहीं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हुआ। तो इसमें देखो Sn = 2, इसमें अब एक दो पॉइंट है फिक्स जो मैं लिखूंगा। पहला पॉइंट में लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन, वो तुम्हें पता ही है sp। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा शेप, और इसमें शेप और ज्योमेट्री फिक्स रहेगी, वो रहेगी क्या, लीनियर। तीसरा पॉइंट लिखूंगा एंगल, एंगल बनाने के लिए मैं ना शेप बनाता हूँ, और ऐसे बनाऊंगा शेप, सेंट्रल एटम को हमेशा ए मानूंगा और साइड वाले एटम को हमेशा बी मानूंगा। अब इसमें मैं तुमसे पूछूं थीटा कितना है, तो थीटा कितना 180, बोलोगे, 180 डिग्री, है ना। 180। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा, सेकंड पॉइंट में शेप ज्योमेट्री लिखूंगा, थर्ड पॉइंट में मैं थीटा लिखूंगा, फोर्थ पॉइंट में मैं एग्जांपल लिखूंगा। एग्जांपल अगर इसके देखें तो एग्जांपल हम बोल सकते हैं BeCl2 गैस, CO2 एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, बट एक दो जो काम के हमने लिख लिए, जो ज्यादा पॉपुलर है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 में अब हम लोग 1 बाय 1 केस को देखेंगे। केस नंबर 1 हम लोग क्या ले रहे हैं, जब 3 = क्या हो, 3 + 0। 3 + 0 का मतलब क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 3 लोन सिग्मा। पेयर। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो सही, सब कुछ सेम करते हुए हम लोग सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होगा। अब इसमें देखो, इसमें शेप और ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी। शेप और ज्योमेट्री तभी सेम रहेगी जब लोन पेयर का नंबर 0 हो। शेप और ज्योमेट्री तभी सेम रहेगी जब लोन पेयर का नंबर 0 हो। तो इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी, होगी ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ये। यस सर। इसमें अगर इस एंगल को मैं अगर थीटा मानूं तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 120 डिग्री। 120। 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसमें एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूँ। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एग्जांपल BF3, BCl3, BBr3, Bi3, कार्बोनेट, NO3- एक्सेट्रा, ठीक है। समझ आती है इतनी बात। सर BF3 तो बैक बॉन्डिंग करता है, तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा ना बॉन्ड एंगल में? नहीं, बिल्कुल नहीं।
केस नंबर 2, 3 इज इक्वल टू 2 + 1। 3 इज इक्वल टू 2 + 1 का मतलब क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक हो गया लोन पेयर, है ना। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो स्टेरिक नंबर के ऊपर रहता है, वो तो फिक्स्ड हो गया sp2। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री डायगोनल प्लेनर है। शेप क्या होगा, अब एक लोन पेयर आ गया तो शेप थोड़ा सा बेंट हो गया है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, एक के ऊपर एक लोन पेयर आ चुका है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये इधर रिपेल कर रहा है, इधर भी रिपेल कर रहा है, मतलब इधर भी एलपी बीपी रिपल्शन हो रहा है। एलपी बीपी रिपल्शन का मतलब लोन पेयर बॉन्ड पे। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन हो रहा है ना। अब मुझसे कोई पूछे कि भाई ये थीटा बताओ कितना होगा, तो हम बोलेंगे मुझे नहीं पता कितना होगा, बस जो भी होगा 120 से छोटा होगा। समझ आती है इतनी बात। अब देखो इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर सीन कुछ ऐसा है कि 120 से छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटा तुम कर दो, 100 डिग्री कर दिया, 105 डिग्री कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 120 से छोटा होने का मतलब है स्लाइटली लेसर देन 120, लाइक 118 डिग्री, 117 डिग्री, 119 डिग्री, इतना ही होगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, H2O नहीं H2O पे कहां से नहीं, उठ गया, H2 कहां से होगा, दो sorry. लोन पेयर होते हैं H2O में। एग्जाम्पल तुम्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ, SnCl2, PbCl2 एक्सेट्रा। टेन और लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, इसलिए उसको हम लोग मान रहे हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 में फर्स्ट केस, जब 4 इज इक्वल टू 4 + 0 हो जाए, 4 इज इक्वल टू 4 + 0 हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब इसमें जो ज्योमेट्री और जो शेप होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि लोन पेयर मेरा क्या है, लोन पेयर का नंबर 0 है। जब लोन पेयर का नंबर 0 होता है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहती है। चलिए अब इसमें हम लोग बात करें, जो मेरा शेप होगा वो देखने में कैसा होगा, ए बी बी बी। अब इसमें जो थीटा होगा वो कितना होगा, अगर इस एंगल को थीटा बोले तो 109.5। 109.28 मिनट्स। या तो ऐसा बोल देते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा 109.5 डिग्री, है ना। 109.5 अप्रोक्स है, 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अरे अपना ये माइक ऑफ करो, तुम्हारे पीछे से हॉर्न वगैरह पता नहीं किस किस की आवाज आ रहा है। SiO4 4- एक्सेट्रा। केस 2 का बात करते हैं, जब 4 इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाए, मतलब एक मैंने लोन पेयर नया लगा लिया है, एक लोन पेयर आ गया, तो देखो स्टेरिक नंबर सेम है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। ज्योमेट्री को मैं नहीं लिख रहा, ज्योमेट्री तो फिक्स्ड हो गई है, चलो फिर भी एक दो बार लिख देते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री तो मेरा टेट्राहेड्रल फिक्स हो गया है। शेप के बारे में बात करते हैं, शेप बोलिए, पिरामिडल। एंगुलर पिरामिडल। ट्रायगनल पिरामिडल, है ना। मतलब अब देखो इसमें वापस वही शेप, देखो मैं ऐसा बना रहा हूं, अब इसमें ऊपर एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल ये थीटा है, थीटा क्या होगा, लेस देन 109. इससे थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा मतलब थोड़ा ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं कर देना है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल जो हमारे पॉपुलर है वो लाइक NH3, PCl3 एक्सेट्रा, है ना। इसमें केस नंबर 3 भी हम लोग देखते हैं। केस नंबर 3 क्या होगा, जब 4 इज इक्वल टू 2 + 2 हो जाए, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो इसमें अगर अगेन हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, स्टेरिक नंबर फिक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री हमारी सेम रहेगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन के साथ चलती है। अगर हम लोग शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा,
बेंट या वी शेप, ठीक है। अब देखो इसमें अगेन इसमें थीटा है, थीटा क्या होगा? Less than 109 degree. इसमें लेस देन 109 डिग्री होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है उसी को लिख देता हूँ, H2O एक्सेट्रा। इतनी बात समझ आती है? हाँ अब फोर्थ देखो, यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेरिक नंबर 4 तक तो ठीक था। अब स्टेरिक नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट केस है। स्टेरिक नंबर 5 इंपॉर्टेंट केस है। स्टेरिक नंबर 5 में केस 1 में कंसिडर करता हूँ जब 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 हो जाए, मतलब कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो हम बोलते हैं, अगर इसमें मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की तो वो होता है sp3d। अगर मैं इसमें बात करूं शेप की, शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगा क्योंकि लोन पेयर का नंबर 0 है, वो होगा tbp। अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखो इसमें पहले मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ऐसा नहीं बनाएंगे, सॉलिड को तो बॉन्ड ही रहेगा, सॉलिड हमेशा। ये ए है, तुम्हें पता ही होगा वैसे तो कैसा बनता है टीबीपी। ये बी, ये बी, ये बी, ऐसा होता है। इन बॉन्ड्स का क्या नेम होता है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इन बॉन्ड को एक्शन। Axial bond. एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। हम बोलते हैं एक बात और लिख देता हूं हम लोग, क्या हम लोग बोलते हैं जनरली जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वेटोरियल और एक्सियल में किसका ज्यादा होता है? एक्सियल का। एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है जनरली। अब मैं तुमसे पूछूं थीटा बोलो, थीटा बोले तो एंगल बिटवीन बी ए बी कितना होगा? 120 और 90 भी। एग्जाम्पल में एक ही डिग्री। लिखा है पीछे पे। देखो 90 डिग्री होगा, हाँ होगा, 120 होगा, हाँ होगा, 180 होगा, हाँ होगा। अब देखो मैं तुमसे पूछता हूँ 90 डिग्री के कितने एंगल से इसमें बी ए बी वाले? 6। 6। 120 वाले? 3। 3। 180 वाले? 1। ठीक है। केस 1 हमारा क्लियर है। केस 1 में जो बातें हमारे काम की थी हमने पढ़ ली जल्दी से। केस सर 2 एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों रहता है? पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3d। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री सेम tbp। अब देखो 4 प्लस बनाया। शेप की बात करें, शेप बताइए क्या होता है इसमें? सीसो। सीसो। सीसो का मतलब लंगड़ा सीसो है ना। लंगड़ा सीसो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एग्जैक्ट सीसो जैसा तो नहीं होता है ना। तो देखो इसको मैं बताता हूं तुम्हें। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखें, जो लोन पेयर है वो हमेशा ट्राइंगुलर प्लेनर में जो ट्राइंगल वाला पार्ट है इसी पे लोन पेयर को लगाए। क्यों लगाएं उसका लॉजिक मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, बट अभी के लिए ध्यान रख ले कि जो लोन पेयर है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे ही लगाएं, एक्सियल पोजीशन पर ना लगाएं। इक्विटोरियल पोजीशन पर ही हमेशा लोन पेयर लगाएं। तो देखो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये बी इधर लोन पेयर। अब जो एक्सियल वाले बी है वो आने तो चाहिए थे कहाँ, यहाँ, बट वो यहाँ नहीं आते, वो यहाँ आते हैं। हल्का सा क्या हो गए हैं, बेंड। क्यों हो गए हैं बेंट? लोन पेयर। लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, सॉरी लोन पेयर नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा बेंट हो गए हैं और इतना चले गए, स्लाइटली ऐसा हो गया। तभी तो मैंने बोला लंगड़ा सीसो। लंगड़ा सीसो मतलब अगर इसको थोड़ा सा ऐसे रखोगे तो ये देखो ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये नीचे ये दो भी तो बेस है सीसो के, और ये भी मतलब वो इधर उधर जो भी लोग बैठ सकते हैं वो, और ऊपर लोन पेयर मतलब उसको काउंट नहीं कर रहे। तो सीसो जैसा दिख रहा है, कोई इधर बैठेगा कोई इधर बैठेगा, तो थोड़ा सा बेंट टाइप, मतलब एग्जैक्ट सीसो नहीं है, सीसो जैसा ही है।
समझ गए? हाँ। चलिए अब इसमें है ना हम बात करें थीटास की, तो थीटास जो हमारे 3 थीटास होंगे वो 90 से छोटा हो गया है, थीटा भी, ये भी 120 से छोटा हो गया है और ये 180 से छोटा हो गया। अब कोई मुझे ये मत बोल देना कि सर वो बड़ा भी तो बोल सकते हैं, बड़े वाले एंगल काउंट नहीं करते कभी हम। कभी ऐसा करते हैं क्या, जैसे मान लो हमने बोला है कि ये लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इनके बीच में एंगल काउंट करो, तो हम ये वाला एंगल थीटा काउंट करते हैं कि ये वाला एंगल काउंट करते हैं? छोटा वाला। छोटा वाला ही काउंट करते हैं ना, तो छोटा वाले एंगल काउंट करना है, इसलिए वो 120 से छोटा हो गया, वो 180 से छोटा हो गया, वो 90 से छोटा हो गया, तीनों थीटास छोटे हो गए। ठीक है, केस 3 क्या है, जब 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाए, तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया। हाँ बोलो बोलो बोलो, उसका एक एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल बताएं? तुम बताओ क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। ज्योमेट्री होगी सेम TBP, और इसमें शेप तुम्हें ही बताना है क्या होगा। इसका एग्जाम्पल SF4 होगा क्या? SF4। एस, हाँ SF4, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए SF4। ठीक है, चलिए अब इसमें बताओ 3 प्लस 2 वाले में शेप क्या होगा? टी शेप। टी शेप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अपने को एडीएस सर ने लास्ट लेक्चर में बोला था ना कुछ याद दिलाने को। बोला तो था सर ने, जाते मतलब पहले ही बोल दिया था ना, रेसो सर क्या? वाला। अच्छा वो रेसो नहीं, सर, वही नहीं, नहीं नहीं वो नहीं था, और उसके एक चीज बाद बोला भी था उसके बाद भी कुछ बोला था, हम नहीं, भूल गए उसके बाद उसको, बोला था भूल कि गए याद उसको। दिलाने के लिए, लेकिन हमने तो याद भूल नहीं गए। दिलाया ना। हाँ, व्हाट्सएप हम लोग कर भूल दो। गए। भूल गए। एक नंबर। वो फिजिक्स सर को भी बोलने का ना रिलेटिव मोशन के बारे में। नहीं वो मैंने बोला सर को, जेपीएन सर अरे को ना। बोला कुछ सर। शीट हाँ ऑनलाइन रेजर मतलब पे शीट है ना, कर ले। हाँ सर, हाँ सर बोले कुछ नहीं होता, पहला ही टेस्ट है ना, लास्ट टेस्ट थोड़ी ना है, कर लो। हाँ ठीक है। अरे हेलो, एडीएस सर आए क्या? फिजिक्स में क्या होमवर्क दिया था? अच्छा अभिषेक है, शिट। अरे फिजिक्स में लास्ट क्लास होमवर्क दिया था क्या रिलेटिव का? रिलेटिव नहीं, प्रोजेक्टाइल नहीं, तो चल रहा है। रिलेटिव का होमवर्क नहीं दिया था। प्रोजेक्टाइल तो में चल नहीं, रहा है। कुछ नहीं होमवर्क दिया था। नहीं नहीं रुक रहा। होमवर्क नहीं दिया था। कुछ एक्सरसाइज होमवर्क 2 का कुछ नहीं दिया था ना, 2 या 3 का? नहीं नहीं नहीं। चल एक्सरसाइज ठीक। 2 का नहीं नहीं दिया दिया। था। फिजिक्स में रिकॉर्डिंग की जरूरत है क्या किसी में? तेरे पास सारे है क्या? सारे का रिकॉर्ड करना होगा तो गाड़ी कर ले। रिलेटिव कर ले, रिलेटिव अच्छा टॉपिक है रिलेटिव। और फिर वो जो मैकेनिक्स का जो मेन टॉपिक है ना, आरबीडी वगैरह, सीओएम आरबीडी, वो करना है पड़ेगा रिकॉर्ड तेरे को। अरे एसएनडीपी सर का है क्या किसी के पास? अरे रिलेटिव मत कर, रिलेटिव संदीप सर डाल रहे ना यूट्यूब पे। अरे उनका एकदम एक्सटेंडेड रहता है, हम लोग को शॉर्ट में चाहिए। हाँ भाई, उनका 1-1 घंटे का लेक्चर रहता है, तो वो तो मतलब हम लोग का जो रिपीटर्स में मेन कॉन्सेप्ट ही बता दे, तो वही ठीक है। तो अरे तो कम से कम सर मेन कॉन्सेप्ट बताते, ये वाले सर तो सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं लेते ना। उससे अच्छा क्वेश्चन के सर का थ्रू तो समझ कॉन्सेप्ट में पढ़ आएगा। लेंगे। फिजिक्स का हाँ उनका तो कर ये ले सर रिकॉर्ड। थोड़ा स्लो